हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 9 लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो जैसे कि फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेजिटेशन। ग्रासलैंड वहाँ पे काफ़ी एक छोटा पार्ट प्ले करता है, मतलब ग्रासलैंड जो है वो काफ़ी कम होते हैं, ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मगर जब हम ग्रासलैंड्स पे आते हैं तो ग्रासलैंड्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे ग्रासेस जो है वो ज़्यादा नंबर में होती है और ट्री या तो बहुत स्कैटर्ड होते हैं, बहुत कम होते हैं, या फिर होते ही नहीं हैं। ग्रासलैंड्स ऑलमोस्ट अ क्वार्टर जो है टोटल लैंड सरफेस का जो अर्थ पर है उसका 25% जो है वो हमारे ग्रासलैंड्स हैं। और क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ग्रासलैंड के फॉर्मेशन में, क्योंकि जहाँ पे बारिश कम होगी, टेम्परेचर अगर टेम्परेट है तो मॉडरेट टेम्परेचर होगा, तो उसी जगह पर ग्रासलैंड्स बन सकते हैं। तो टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस और रेनफॉल, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ग्रासलैंड के बनने में। जनरली क्या होता है, जो ग्रासलैंड्स हैं उनको हम दो ब्रॉड बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक होता है टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड्स और दूसरे ट्रॉपिकल रीजन के ग्रासलैंड्स। तो हम इसमें टेम्परेट रीजन्स के ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेरीज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये कहाँ पर है? ये है यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में। और इसका जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, जेंटल स्लोप्स हैं और थोड़ा सा हिली लैंड है ये। और मोस्ट पार्ट जो है प्रेरी का वो ट्रीलेस है, इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रीज़ है ही नहीं। और ये जो लो लाइंग एरिया है और रिवर्स वहाँ से बहती हैं, वैलीज़ हैं, वुडलैंड्स होते हैं, थोड़े छोटे छोटे फॉरेस्ट, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा ट्री वाला एरिया। और जनरली तो है जो, जैसे हमें इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि हर तरफ ग्रास ही ग्रास दिख रही है, ट्रीज़ तो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं यहाँ पे। ग्रास अच्छी खासी टॉल होती है, 2 मीटर्स तक की उसकी हाइट होती है, और लैंडस्केप में इतनी ज़्यादा ग्रास होती है कि इसको हम सी ऑफ ग्रास भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सी ऑफ ग्रास क्या है, तो प्रेरीज को हम सी ऑफ ग्रास भी बोलते हैं। और प्रेरीज के वेस्टर्न साइड में तो रॉकी माउंटेन्स हैं और इसके ईस्टर्न साइड में ग्रेट लेक्स हैं। और जो यूनाइटेड स्टेट्स वाला पार्ट में भी आता है प्रेरी, और प्रेरी का कुछ पार्ट जो है वो कनाडा में भी आता है। जो यूएसए वाला एरिया है उसको मिसिसिपी ड्रेन करती है, और जो कैनेडियन पार्ट ऑफ प्रेरी है उसको सास्काट चेवन, ये वाली जो रिवर है, इसको मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, ये SASKATCHEWN, ये रिवर जो है कैनेडियन प्रेरी को ड्रेन करती है, मतलब कैनेडियन प्रेरी में जो पार्ट आता है उसमें बहती है। अभी डू यू नो वाला देखते हैं कि ग्रासलैंड ऑफ जो प्रेरीज हैं वो नेटिव अमेरिकन्स का घर हुआ करते थे, जिनको हम रेड इंडियंस भी बोलते थे। बड़ी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शायद आपने भी पढ़ा होगा और सुना होगा कि वर्ल्ड के काफ़ी सारे एरियाज़ में जो नाम है वो इंडीज़ करके है, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ है, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट है उसको पहले ईस्ट इंडीज़ बोलते थे। इंडिया बहुत ही फेमस था एशियन टाइम से ही। तो ये जो फॉरेन एक्सप्लोरर्स थे ना, इनको इंडिया ढूंढने का बड़ा था कि हम इंडिया ढूंढे, वहाँ से हम लोग व्यापार करेंगे और अपना प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे। तो ये इंडिया ढूंढने निकले थे काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, जैसे सबसे पहले पोर्टुगीज़ निकले थे। तो पोर्टुगीज़ जो एक्सप्लोरर थे उनको जाना तो ईस्टर्न साइड में चाहिए था यूरोप से इंडिया की तरफ जाने के लिए, मगर वो वेस्टर्न साइड में पहुंच गए। और गलती तो उन्होंने मानी नहीं की, उन्होंने कहा जहाँ पे मैं लैंड मेरे को मिला है तो यही इंडिया है। तो इसलिए उन्होंने वेस्ट इंडीज़ और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको भी ये वेस्ट साइड का इंडिया है। और जो यूएसए के जो नेटिव पीपल थे उनको भी इसलिए इंडियन ही बोलते हैं, उन्हें लगा था ये लोग इंडियंस ही हैं। वहाँ का जो नेटिव एरिया था पहले, जो ये प्रेरीज वाला दूसरे वाला, वहाँ पे थोड़ा गर्मी भी पड़ती थी और ठंड वाला, दोनों मिक्स मौसम होता है। तो इसलिए वहाँ के लोगों की स्किन थोड़ी रेडिश हुआ करती थी, इसीलिए उसको रेड इंडियंस बोलते हैं उन लोगों को जो वहाँ के नेटिव लोग हैं। और इस टाइम जो मोस्टली उसमें यूएसए में लोग रह रहे हैं वो तो माइग्रेट हुए हैं यूरोप से 1700s में, जब जो यूएसए का फॉर्मेशन हुआ था। ये जो कॉलोनीज़ है 13 कॉलोनीज़ मिलके, अब तो 50 स्टेट्स हो गए हैं, वो मिलके बने थे। तो ये स्टोरी तो हो गई, अब इसमें चैप्टर वापस आते हैं। जो प्रेरीज हैं वो होम है काफ़ी सारे ट्राइब्स का, जैसे अपाची, क्रो, क्री, पॉनी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछ लेते हैं, ट्राइब्स के नाम दे देते हैं कंट्रीज से मैच करने के लिए। तो अपाची, क्रो, क्री और पॉनी, ये कहाँ का है? प्रेरीज के। इसमें हमें मैप में दिखाया गया है, ये देखिए ये पूरा प्रेरीज वाला एरिया है। ये यूएसए में भी है और ये कनाडा में भी है। इसके वेस्टर्न साइड पे रॉकी माउंटेन्स हैं और ईस्टर्न साइड पे देखिए ग्रेट लेक है, लेक सुपीरियर, हिरॉन और 3 और हैं।
और यहाँ पे इधर वाला जो कनाडा वाला एरिया है इसमें विनीपेग पड़ता है इधर, और ये रिवर शांकित-शिवान। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब इसका क्लाइमेट कैसा है इसके बारे में भी हम देखेंगे। डू यू नो वाला जो पार्ट है, क्लाइमेट यहाँ का मतलब मॉडरेट है, ठीक ठाक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर कब होता है, इतना ज़्यादा नहीं। अब इसका हम क्लाइमेट वाला जो है पार्ट देखते हैं। ये हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में है। हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट का मतलब होता है ये कॉन्टिनेंट के बीचों बीच पड़ता है। क्लाइमेट जो है वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, जो भी एक तो हमारा कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो एरियाज़ कोस्ट के पास है, ओशंस के पास जो पड़ते हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट रहता है, क्योंकि वहाँ पे सी का इन्फ्लुएंस पड़ जाता है, सी ओशन का। मगर जो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच जो चीज़ पड़ती है वहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए ओशन तो है नहीं, इसलिए वहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का मतलब है जैसे कि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी, रात को मौसम ठंडा हो जाएगा। एक सीज़न में समर होगी तो काफ़ी गर्मी होगी, विंटर होगी तो काफ़ी ठंड होगी। ये होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, और इसी चीज़ को हम कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं। कॉन्टिनेंट के बीच में कॉन्टिनेंटैलिटी होती है, ये होता है वेरिएशन इन टेम्परेचर, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ टेम्परेचर दिखती है कि बहुत ज़्यादा सर्दी भी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी। तो समर्स में यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस का। विंटर्स में -20 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर रेंज कितनी ज़्यादा है। जहाँ पर टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा होगी ना कॉन्टिनेंट्स के बीच में, उसको हम कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं। ये जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, ये -20 डिग्री सेल्सियस वाला, ये विनीपेग कनाडा में हम लोग को मिलता है देखने को। विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा स्नो जम जाती है उस रीजन में। एनुअल रेनफॉल मॉडरेट होती है और आइडियल होती है किसी भी ग्रास के ग्रो करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ पे तो ट्रीज़ उगाएंगे, तो मॉडरेट होती है, थोड़ी कम रेनफॉल होती है, इसलिए ग्रासलैंड है। और क्या, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल विंड चिनूक ब्लोज है, क्योंकि कोई बैरियर तो है नहीं, ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड है, और थोड़ी बहुत रॉकी माउंटेन्स हैं और दूसरी तरफ तो लेक है ईस्टर्न साइड पे, तो इसलिए यहाँ पे चिनूक ब्लो करती है। चिनूक क्या है, एक हॉट विंड है जो विंटर्स के टाइम में ब्लो करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है काफ़ी शॉर्ट टाइम में ही, और जो टेम्परेचर बढ़ता है इसकी वजह से स्नो ईजिली मेल्ट हो जाती है, और जो पैस्चर ग्राउंड है, मतलब जो एनिमल्स के लिए, एनिमल्स वहाँ पे आराम से चर सकते हैं, ऐसा ग्राउंड क्रिएट हो जाता है। अब फ्लोरा और फौना कैसी होती है यहाँ पे, फ्लोरा का मतलब मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, फ्लावर्स वाला जो होता है, और फौना होता है एनिमल्स। फ्लोरा फ्लावर्स प्लांट्स ये वाली चीज़ें, और फौना में हमारी ट्रीज, सॉरी, फौना में हमारे एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह आते हैं। प्रेरीज जो है प्रैक्टिकली ट्रीलेस होती हैं, मतलब यहाँ पे ट्रीज नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ग्रासलैंड ही है, इसको सी ऑफ ग्रास भी बोलते हैं, इसलिए हम वाटर जो है वो ठीक ठाक अवेलेबल होता है। और ट्रीज़ जो हैं जैसे कि विलोज़ हैं, एल्डर्स और पॉपुलर। प्रेरीज में कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं, विलो, एल्डर, पॉपुलर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के क्वेश्चन ही बन के आते हैं, जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर तक की होती है। फार्मिंग के लिए काफ़ी ठीक ठाक सूटेबल और फर्टाइल सॉइल है। मेजर क्रॉप्स है मेज़, पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन और अल्फ़ा अल्फ़ा इस ग्रो। अल्फ़ा अल्फ़ा काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, हेल्दी होता है बहुत ज़्यादा। एरियाज़ जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा कम होती है वहाँ पे ग्रासेस जो हैं वो शॉर्ट होती हैं और दूर दूर होती हैं। और ये एरियाज़ जो है जहाँ पे ग्रासेस शॉर्ट हैं और रेनफॉल कम है, तो यहाँ पे कैटल रियरिंग होती है, मतलब पशुपालन होता है। तो लार्ज कैटल्स इन फार्म में जो होते हैं उन फार्म्स को हम लोग कहते हैं रेंचेस, जिसमें बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ पे कैटल्स रहते हैं, वहाँ पे इनको हम रेंचेस बोलते हैं। और बाइसन या फिर अमेरिकन बफेलो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो पिक्चर दिखाई हुई है अमेरिका की बफेलो है, इसका नाम है बाइसन। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में, और मतलब एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट सी हो गई थी इंडिस्क्रिमिनेट हंटिंग की वजह से, और अब ये एक प्रोटेक्टेड स्पेशी है। अदर एनिमल्स जो वहाँ पे पाए जाते हैं वो है रैबिट्स, कोयोट्स और गॉपर्स और प्रेरी डॉग। अब लोग कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और दो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ यूएसए और कनाडा, दोनों में ही ये रीजन लोकेटेड है। साइंटिफिक जो मेथड्स हैं कल्टीवेशन के लिए उनका यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर्स का, हार्वेस्टर्स का, कंबाइन का। नॉर्थ अमेरिका में सरप्लस फूड प्रोड्यूस होता है इनकी वजह से। देखिए ट्रैक्टर्स जो हैं वो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं जब खेती में आपको
सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए उसको जो होता है ना, सॉइल को ऊपर उठाने के लिए एरिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। हार्वेस्टर कटाई के लिए, और कंबाइन दोनों वर्क एक साथ करता है। एक ऐसी मशीन होती है जिससे आप बीज भी डाल सकते हो, प्लो भी कर सकते हो, इस और थ्रेश भी कर सकते हो। तो ये होता है 3 वर्क एक साथ करने वाला कंबाइन। प्रेरी को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वीट का बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होता है। तो ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड क्या है? प्रेरीज। सी ऑफ ग्रासेस, प्रेरीज। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डेयरी फार्मिंग जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा मेजर इंडस्ट्री है। डेयरी बेल्ट एक्सटेंड करती है ग्रेट लेक से अटलांटिक कोस्ट तक इन द ईस्ट। ग्रेट लेक्स क्या पड़ते हैं? बीच में पड़ते हैं, अटलांटिक कोस्ट के पास में। डेयरी फार्मिंग, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर दोनों के दोनों प्रमोट करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी मिलती हैं क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना, इसलिए ईजिली यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हम लोग लगा सकते हैं, चलती हैं अच्छी खासी। और मिनरल डिपॉजिट हैं यहाँ पे, जैसे कि कोल और आयरन भी मिलता है। और जो नेटवर्क है रोड्स का वो भी काफ़ी अच्छा है, रेलवेज़ का, कैनाल्स का। और इस वजह से ये जो रीजन है वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है पूरे वर्ल्ड का। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मिलती है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई और डेयरी इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स भी है। यहाँ पे देखिए यूपीएससी मेंस का भी क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि जो प्रेरीज वाला एरिया है वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड क्यों है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं? तो पहला फैक्टर है रॉ मटेरियल। यहाँ पे रॉ मटेरियल काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है, जैसे कि ये ग्रासलैंड्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीट होता है तो उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, जैसे कि दलिया और भी काफ़ी सारी चीज़ें वीट से बन सकती हैं, तो फूड प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे मिल्क के काफ़ी सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो उसकी भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। अब एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज़ ये सब चाहिए होता है, तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी लगाई जा सकती हैं, जैसे कि जो थ्रेशर्स की, कंबाइन की, हार्वेस्टर्स की, क्योंकि यहाँ पे वो सब भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें भी रिसर्चेस होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्वेश्चन आंसर में लिखने के लिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में, जो कि है वेल्स। ये रोलिंग प्लेट्यूज टाइप के हैं और वेरिंग हाइट के प्लेट्यूज हमें मिलते हैं, जो 600 से 1100 मीटर की हाइट में वेरी करते हैं। इन ये बाउंडेड बाय हैं, एक तरफ से जो ईस्टर्न साइड में ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन है, वेस्टर्न साइड में कालाहारी डेजर्ट है। ये देखिए यहाँ पे ईस्टर्न साइड आप देख सकते हैं, ईस्टर्न साइड में क्या है इसके? ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन है। वेस्टर्न साइड में क्या है इसके? कालाहारी डेजर्ट। इसमें हमें दिखाया नहीं गया है, मगर जो वेस्टर्न साइड है ऑरेंज रिवर के ऊपर वाला जो एरिया है ये है हमारे यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट। और ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हाई वेल्स लोकेटेड हैं, जिसकी जो हाइट है वो 1600 मीटर तक की है। और मैप में हमें इसमें पूरा हमने देख लिया, इसमें और देख लेते हैं। ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन है ये, फिर किम्बरले माइन है, जोहान्सबर्ग। किम्बरले में डायमंड मिलते हैं, जोहान्सबर्ग में हमें मिलता है गोल्ड काफ़ी ज़्यादा। और इसमें से ऑरेंज रिवर पास करती है, लिम्पोपो रिवर पास करती है। एक साइड है इंडियन ओशन और दूसरी साइड है अटलांटिक ओशन। तो अब हम इस रीजन के क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। क्लाइमेट जो है वो माइल्ड सा होता है। और इन्फ्लुएंस माइल्ड क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि ये ओशन के पास है, इसलिए ये मॉडरेटिंग इफेक्ट ओशन शो करता है, इसलिए क्लाइमेट माइल्ड होता है। विंटर्स कोल्ड होती हैं और ड्राई होते हैं, क्योंकि बारिश नहीं पड़ती है, इसलिए ठंडे और सूखे होते हैं। टेम्परेचर वेरी करता है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस में। और जो जुलाई है वो काफ़ी कोल्डेस्ट मंथ है पूरे ईयर का। समर शॉर्ट होते हैं और वार्म होते हैं। जोहान्सबर्ग ने रिकॉर्ड किया है अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर समर में। वेल्स रेनफॉल जो रिसीव करते हैं वो मेनली समर में आती है, नवंबर से फरवरी के बीच में। इनका समर अलग इसलिए होता है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये सदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में नदर्न हेमिस्फेयर के उल्टा चलता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वार्म मोशन करंट्स जो वॉश करते हैं शोर्स को वेल्स के, इसलिए जो रेनफॉल है वो नवंबर से फरवरी के बीच में आती है, क्योंकि वार्म मोशन करंट ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं रेनफॉल डालने की। और रेनफॉल अगर स्कैंटी होती है, कम होती है, तो विंटर मंथ्स और जुलाई से अगस्त तक वाला जो टाइम होता है इसमें सूखा भी पड़ सकता है। फ्लोरा और फौना कैसे होते हैं? फ्लोरा का मतलब जो हमारे प्लांट्स और फ्लावर्स वाला, और फौना का मतलब एनिमल्स और बर्ड्स।
वेजिटेशन काफ़ी कम सी होती है, ग्रासेस पूरे लैंडस्केप को डोमिनेट करती हैं, रेड ग्रास ग्रो करती है और बुशेस ग्रो करती हैं वेल्स में। हाई वेल्ड में अकाकिया और मरूला भी ग्रो होते हैं। अकाकिया हम लोगों ने देखा था कि अमेज़न वाले एरिया में भी ग्रो करते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं वेल्स के, उसमें लायंस, लेपर्ड, चीता और कुडू है। पीपल क्या होते हैं, कैटल रियर करते हैं और माइनिंग करते हैं। माइनिंग क्योंकि जोहान्सबर्ग और किम्बरले में क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचर ने इनको ब्लेस किया हुआ है। यहाँ पे गोल्ड और डायमंड और बाकी सारे काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे लोग माइनिंग करते हैं और कैटल्स रियरिंग मतलब पशुपालन करते हैं। सॉइल फर्टाइल नहीं है क्योंकि ग्रासेस हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, कई बार सूखा पड़ जाता है तो बैरन लैंड हो जाते हैं। मगर अगर इसको कुछ लैंड जो है फर्टाइल है भी है जिसमें क्रॉप उगाई जा सकती है। मेन क्रॉप जो है इसकी वो है मेज़, वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो। और कैश क्रॉप जैसे कि टोबैको, शुगर केन और कॉटन को भी ग्रो किया जाता है। शीप रियरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों का, और शीप जो है वो पाली जाती है वूल के लिए, और वूल इंडस्ट्री भी इसलिए डेवलप है वर्ल्ड में। मरीनो शीप, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार काफ़ी सारे एग्जाम्स में कि मरीनो शीप किस रीजन में है। तो मरीनो शीप वेल्स वाले रीजन में है, साउथ अफ्रीका में जो पड़ता है। तो मेरिनो शीप इज़ अ पॉपुलर स्पीशीज़ एंड देयर वूल इज़ वेरी वार्म। जो डेयरी फार्मिंग है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। कैटल रियरिंग होती है इसलिए डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन जाता है। कैटल जो है रियर की जाती है वार्मर और वेटर रीजन में। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाती हैं और सप्लाई किया जाता है डोमेस्टिक एरिया में भी, और एक्सपोर्ट भी किया जाता है फॉरेन नेशंस को। वेल्स के पास काफ़ी रिच रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है और कोल और आयरन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। गोल्ड और डायमंड की माइनिंग की जाती है, मेजर ऑक्यूपेशन ये भी है लोगों का। जोहान्सबर्ग गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं जोहान्सबर्ग को। जोहान्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। किम्बरले माइंस जो है वो डायमंड के लिए फेमस है। माइनिंग ऑफ डायमंड और गोल्ड जो है साउथ अफ्रीका में, इस वजह से क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे आए हैं और इन्हीं रीज़न की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कॉलोनी भी रहा है फॉरेन पावर्स की, जैसे कि ये ब्रिटिश कॉलोनी रहा है साउथ अफ्रीका। पहले डच की कॉलोनी था, उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनी बना। मिनरल रिच एरिया है और इसलिए यहाँ पे वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।